नमस्कार, मैं अजय कुमार। ईरान और इजराइल ने जिस तरीके से एक दूसरे पर जवाबी हमला बोला है, उसने पूरे पश्चिम एशिया में साल 2003 के अमेरिकी हमले के बाद सबसे बड़ी हलचल पैदा कर दी है। आगे क्या होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर जिन रास्तों पर चलकर ईरान और इजराइल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, उसमें पूरा का पूरा पश्चिम एशिया समाया हुआ है। तनाव और चिंता की हवाएं पूरे पश्चिम एशिया पर मंडरा रही हैं। दरअसल मौजूदा वक्त में इजराइल और ईरान के आमने सामने खड़े होने के केंद्र में गजा के लोगों के साथ चल रही बर्बरता ही जुड़ी हुई है। 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर अमानवीय और बर्बर हमला किया, जिसमें करीब 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे और 200 से ज्यादा बंधक बना लिए गए थे। इस बर्बर हमले के बाद इजराइल ने गजा के खिलाफ केवल जवाबी कार्रवाई शुरू नहीं की, बल्कि नरसंहार की कार्रवाई शुरू कर दी थी। तब से लेकर अब तक इजराइल की गजा के इलाके में नरसंहार की कार्रवाई जारी है। गजा की छोटी सी संकरी पट्टी, जो दिल्ली के क्षेत्रफल से 4 गुना छोटी है, वहां पर तकरीबन 23 लाख फिलिस्तीनी रहते थे। इजराइल की लगातार बमबारी की वजह से 90% फिलिस्तीनी अपने घर से विस्थापित हो चुके हैं। मतलब वहां नहीं है जहां पर उनका घर था। उनका घर, बाजार, हॉस्पिटल, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया है। तकरीबन 33,000 फिलिस्तीनी इस हमले में अब तक मर चुके हैं। अगर आप दुनिया का नक्शा उठाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि गजा की संकरी पट्टी उत्तर में लेबनान और सीरिया से मिलती है। फिलिस्तीनियों की मुक्ति के लिए लेबनान और सीरिया से मदद मिलती रहती है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे दुनिया ना जानती हो। यह देश फिलिस्तीनी मुक्ति संघर्ष के लिए ईरान की प्रॉक्सी के तौर पर, यानी प्रतिनिधि के तौर पर काम करते आए हैं। लेबनान और सीरिया में ईरान के भी ऐसे ठिकाने हैं जो फिलिस्तीनियों की मुक्ति के लिए लंबे समय से काम करते आए हैं। इसीलिए इजराइल ने केवल गजा पर ही बमबारी नहीं की, बल्कि सीरिया और लेबनान के उन इलाकों पर भी बमबारी की जहां पर ईरान के ठिकाने हैं। इस बमबारी में ईरान के कई सीनियर अफसर मारे गए और साल 2024 के 1 अप्रैल को तो गजब की बात हो गई। इजराइल ने हवाई बमबारी कर सीरिया में ईरान के दूतावास में मीटिंग कर रहे कुद्स फोर्स के सबसे बड़े सैन्य अधिकारियों समेत कुल 16 लोगों को मार दिया। इजराइल का यह कृत्य सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था, क्योंकि इजराइल ने किसी दूसरे देश में शांति के साथ मीटिंग कर रहे लोगों पर हवाई बमबारी की थी, जिन्होंने किसी तरह का हमला नहीं बोला था इजराइल पर। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार बताते हैं कि इस हमले के बाद ईरान ने जो जवाब दिया है वह अभूतपूर्व है। वह ऐसा है जैसे ईरान और इजराइल के बीच बहुत लंबे समय से छद्म युद्ध खत्म हो गया हो, शैडो वॉर खत्म हो गया हो। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर के लड़ने के लिए तैयार हो चुके हों। ईरान ने अपनी जमीन से खुलकर सामने आकर के, अपनी जमीन से खुलकर सामने आकर के 13 और 14 अप्रैल की देर रात इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। जानकारों के मुताबिक ईरान ने वह कर दिया जिसकी उम्मीद ईरान से नहीं थी। जानकार बताते हैं कि साल 1991 की खाड़ी युद्ध के बाद पूरी तरह से संप्रभु किसी राष्ट्र ने इजराइल पर सीधे इतना बड़ा हमला अब तक नहीं किया था। ईरान ने यह किया है। ईरान ने अपनी प्रॉक्सी के माध्यम से, मतलब सीरिया और लेबनान से तो इजराइल पर हमले किए थे, मगर खुद सामने आकर अब तक खुली चुनौती नहीं दी थी। ईरान की यह रणनीति रही है कि अमेरिकी सहयोग से सैन्य क्षमता के मामले में काफी आगे खड़े इजराइल से सीधी चुनौती लेना उसके लिए घातक साबित हो सकता है। मगर अब की बार ईरान ने इजराइल पर सीधे हमला करके शायद यह कहने की कोशिश की हो कि चलो अब जो होगा सो देखा जाएगा। पर्दे के पीछे से बहुत लड़ाई हो गई, अब लड़ाई आमने सामने होगी। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने अमेरिका, ब्रिटेन और जॉर्डन की मदद से ईरान के 99% मिसाइल और ड्रोन मार गिराए हैं। एक 7 साल का बच्चा घायल हुआ है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। दक्षिणी इजराइल के एक एयरफोर्स बेस को नुकसान पहुंचा है, मगर फिर भी वहां से ऑपरेशन किया जा सकता है। और ईरान के जो जानकार हैं, जो अरब मीडिया में छप रहा है, वह ऐसे छप रहा है कि ईरान बस ये चाहता था कि वह बताए कि वह खुलकर की चुनौती दे सकता है। उसने खुलकर की चुनौती दिया, मगर वह यह नहीं चाहता था कि किसी भी आम नागरिक की हत्या हो। इसलिए मामला पहुंच भी गया और आम नागरिकों की हत्या भी नहीं हुई। ईरान ने जिनको मारा है उनकी अहमियत को अगर हम समझ लें तो उस धागे को पकड़कर हम यह भी समझ जाएंगे कि ईरान और इजराइल एक दूसरे के सामने बम बारूद लेकर क्यों खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार की माने तो साल 1979 में ईरान में क्रांति हुई। वहां पर राजशाही थी और उस राजशाही को हटा दिया गया। उस राजशाही के जगह पर ईरान ने थियोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को अपनाया।
मतलब एक तरह से कह लीजिए तो एक ऐसा संवैधानिक तंत्र को अपनाया जिसमें इस्लाम धर्म की बहुत ज़्यादा अहमियत होगी। इस सत्ता तंत्र में सबसे ऊंचा पद इस्लाम के विद्वानों का है। जब साल 1979 में राजशाही को हटा दिया गया तो इस्लाम के विद्वानों को लगा कि जो सेना ईरान में पहले से चलती आ रही है उसकी वफादारी राजा के प्रति होगी, इसलिए उन्हें सेना का एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जिसकी वफादारी ईरान के सबसे ऊंचे पद पर मौजूद इस्लामी विद्वानों के प्रति हो, कलरजी समूह के प्रति हो। इसी सोच में आयतुल्लाह खुमैनी ने 1979 की क्रांति के बाद IRGC इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या सिपाही पसादरन की स्थापना की। इन्हें इस्लाम का सैनिक कहा जाता है। इस तरह से ईरान में दो संगठन काम करते हैं, सैन्य संगठन। एक का नाम आरतेस है जो पुलिस के साथ घरेलू सुरक्षा पर नियंत्रण रखती है, तो दूसरे का नाम इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स है जिसका काम ईरान की इस्लामिक संवैधानिकता को बचाए रखना है। इसलिए ईरान में किसी भी तरह का सुधार का आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले पाए यह बहुत मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि सर उठने से पहले ही इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स से उसे सामना करना पड़ता है। इसी IRGC फोर्स के दूसरे देशों में तैनात हिस्से का नाम, जो दूसरे देश में ओवरसीज ब्रांच फैली हुई है, वो कुद्स फोर्स कहलाती है। इसकी स्थापना साल 1988 में हुई थी। जैसा कि नाम से ही साफ होता है कि जिन पवित्र इस्लामी जगहों को कैद में रखा गया है उनकी आज़ादी के लिए काम करना। कुद्स फोर्स के कई कामों में एक अनिवार्य काम यही है कि लिबरेशन ऑफ मुस्लिम होली प्लेसेस फ्रॉम ऑक्यूपेशन। जब से कुद्स फोर्स बनी है तब से यह पूरे पश्चिम एशिया में शिया नेटवर्क बनाने में लगी हुई है। 1979 के बाद ईरान में इस्लामिक शासन आया। वह खुल करके अमेरिका का विरोधी रहा है और इजराइल के फिलिस्तीन पर कब्जे को गलत मानता है, इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। ईरान का कहना है कि इजराइल ने मुसलमानों की ज़मीन पर अवैध तौर पर कब्जा कर रखा है और अमेरिका ने भी ईरान के साथ कई तरह की प्रताड़ना की है, बहुत लंबे समय तक आर्थिक पाबंदियां लगाई हैं, सद्दाम हुसैन की मदद से भी कई तरह की प्रताड़ना की थी। साल 1982 में जब इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो कुद्स फोर्स ने लेबनान में इस्लामी विरोधी समूह को जन्म दिया। यहीं जाकर के आगे हिजबुल्लाह कहलाए, जो मौजूदा वक्त में पश्चिम एशिया में ईरान का सबसे ताकतवर गैर राज्य सहयोगी है। साल 1998 से लेकर के साल 2020 तक जनरल कासिम सुलेमानी की अगुवाई में कुद्स फोर्स पश्चिम एशिया में बहुत ही ज़्यादा मजबूत फोर्स बनकर उभरी। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो इराक के शिया लड़ाके के साथ मिलकर कुद्स फोर्स ने अमेरिका के सैकड़ों सैनिकों को मारा। तो बाद में साल 2020 में बगदाद में अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया। जब सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा तो ईरान की कुद्स फोर्स ने पहले सीरिया में मौजूद इस्लाम के पवित्र स्थलों की सुरक्षा की। उसके बाद रूस और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर के सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ चल रहे गृह युद्ध को ठंडा करने का काम किया। मौजूदा वक्त में कुद्स फोर्स के सहारे ईरान फिलिस्तीन में हमास और इस्लामी जिहाद, यमन के हूती विद्रोही, लेबनान में हिजबुल्लाह और इराक और सीरिया में कई अन्य शिया संगठनों को सपोर्ट करता है। पूरे पश्चिम एशिया में ईरान के इतने बड़े नेटवर्क को कुद्स फोर्स संभालता है। इसलिए इजराइल को बहुत लंबे समय से यह लगती आया है कि पूरे पश्चिम एशिया में उसे सबसे ज़्यादा किसी से खतरा है तो वह ईरान है, क्योंकि ईरान के जरिए ही फिलिस्तीन, लेबनान और सीरिया से वह सारे काम करवाए जाते हैं। इजराइल को यह बात लगती है जो इजराइल के खिलाफ जाते हैं। कुद्स फोर्स की तो स्थापना इस्लामी सिद्धांत पर हुई है। यह फोर्स ईरान को खतरनाक किस्म के पड़ोसियों से घिरा हुआ समझती है। इस फोर्स के मुताबिक पूरे खाड़ी में सुन्नी राजशाही का दबदबा है जिसका सहयोगी अमेरिका है। सीरिया और लेबनान की सीमाओं पर इजराइल है जो छोटा शैतान है और अमेरिका सबसे बड़ा शैतान है। इजराइल और अमेरिका के हजारों सैनिक एडवांस वेपन सिस्टम के साथ और कई सैनिक ठिकाने पूरे पश्चिम एशिया में फैले हुए हैं। अब इतने बड़े नेटवर्क के साथ लुक्का छुपी की लड़ाई ईरान का कुद्स फोर्स कई सालों से करते आया है। इसी फोर्स के सबसे टॉप कमांडर यानी कुद्स फोर्स के सबसे टॉप कमांडर जनरल मोहम्मद रजा जिहादी अपनी सेना के कुछ अन्य अधिकारियों के साथ सीरिया की राजधानी दमिश्क में दमिश्क में मौजूद ईरान के दूतावास में गजा में काम करने वाले चरमपंथी संगठन फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद से मीटिंग करने गए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके मूवमेंट को इजराइल ट्रैक कर रहा है। इजराइल ने सीधे ईरान के दूतावास के कंपाउंड पर हवाई बमबारी की। इस बमबारी में ईरान के कुद्स फोर्स के टॉप कमांडर के साथ 16 लोगों की मौत हुई और इसी के बाद ईरान ने प्रतिक्रिया
कड़ी प्रतिक्रिया दी, खुलकर प्रतिक्रिया दी। सीरिया और ईरान ने इस बमबारी का आरोप इजराइल पर लगा दिया। ईरान के लिए उसके टॉप कमांडर जनरल जिहादी की हत्या बहुत बड़ा झटका थी। यह पहली बार नहीं हो रहा है कि ईरान के किसी टॉप कमांडर को किसी दूसरे देश ने मार दिया हो। इजराइल के इस गलत कृत्य पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खुमैनी ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम उन्हें अपराध करने और ऐसी कार्रवाई करने पर पछताने को मजबूर करेंगे। ईरान ने सीधे सामने आकर के इजराइल पर हमला किया और इस हमले के बाद मामला गंभीर बनता जा रहा है। जहां तक ईरान और इजराइल की कागज पर मौजूद ताकत की बात है तो इजराइल ईरान से ज़्यादा ताकतवर दिखता है। ईरान की आबादी 8 करोड़ के आसपास है तो इजराइल की 90 लाख के आसपास। मगर इजराइल की अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत अमेरिकी सहयोग की वजह से बहुत बड़ी हो जाती है। अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष नहीं चाहता है, मगर इजराइल की रक्षा करने में वह तनिक भी संकोच नहीं करेगा। अपनी सेवा के साथ हर वक्त इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। अब अंतिम सवाल यही उठता है कि क्या लड़ाई आगे बढ़ेगी। सवाल का जवाब देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रकाश केरे एक्स पर लिखते हैं कि अमेरिका और इजराइल में दशकों से ईरान को प्रताड़ित किया है। हमले हुए, बड़े अधिकारी मारे गए, आर्थिक पाबंदियां हैं। 80 के दशक में ईरान ने 8 साल तक अमेरिका इजराइल समर्थित सद्दाम हुसैन के हमलों का सामना किया था। यदि लड़ाई आगे बढ़ी तो क्या होगा। इराक पर हमले से पहले अमेरिका को 6 महीने तक तैयारी करनी पड़ी थी। तब अरब देशों ने उसे पूरा सहयोग दिया था, तभी वह बड़ी सेना इराक की सीमा पर जाकर जमा कर पाया था। ईरान के साथ वह ऐसा नहीं कर सकता। ईरान के पूरब में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। क्या ये देश अमेरिकी सेना के लिए ज़मीन देंगे? दक्षिण में फारस की खाड़ी में ईरान सबसे बड़ी ताकत ही नहीं, एकमात्र ताकत है। पश्चिम में स्थित इराक और तुर्की क्या अमेरिकियों को जगह देंगे कि वे ईरान पर हमला करें? अजरबैजान और आर्मेनिया का रास्ता लंबा भी है और उलझा हुआ भी है। क्या अरब देश अपने देशों में स्थित अमेरिकी ठिकाने को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल करने देंगे? शायद नहीं। अभी ही उन्होंने इसके लिए मना कर दिया है। अगर उन्होंने अमेरिकी दबाव में उन ठिकानों को अनुमति दी तो वे भी ईरानी हमलों का निशाना होंगे। इसके अलावा अरब देशों के शासन को अपनी जनता के कड़े विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। नौसैनिक ताकत में भी ईरान अमेरिका को कड़ा मुकाबला दे सकता है तो मामला वायु शक्ति का हो जाता है। ईरान के पास ड्रोन और मिसाइलों का बड़ा भंडार है। उनकी क्षमता को दुनिया देख चुकी है। अमेरिकी जहाज़ों को लंबी दूरी तय कर ईरान पर हमला करना होगा। किसी भी स्थिति में यह तय है कि बड़ी संख्या में ताबूत अमेरिका लौटेंगे और इस बात को अमेरिकी बखूबी जानते हैं और वे ये भी जानते हैं कि जब पहले ऐसा हुआ था तो उसका नतीजा क्या हुआ था। ऐसे किसी भी लड़ाई में इजराइल की कोई खास भूमिका नहीं होगी। उसे लेबनान, यमन, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन के लड़ाके संभालेंगे जो जनरल सुलेमानी के नाम पर लड़ेंगे। उस लड़ाई में ईरान अमेरिका के भीतर कुछ घटनाएं करा सकता है और साइबर मोर्चा भी खुलेगा। अमेरिका और पश्चिम की सरकारों को अपनी जनता के बड़े हिस्सों के विरोध का भी सामना करना पड़ेगा, जो न केवल अंतहीन युद्धों से परेशान है बल्कि पश्चिम एशिया की लड़ाई उनके लिए महंगाई का चक्रवात भी लेकर के आएगी और अन्य भी तमाम समस्याएं लेकर आएंगी। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।